नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। श्रवण गर्ग देश के जाने माने पत्रकार। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें वो अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज एक बार फिर रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो नया विवाद खड़ा हुआ है उसके बारे में उनकी क्या राय है। हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सिलेक्शन कमेटी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने इस बैठक में जाकर अपनी एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को दी और कहा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीईसी की नियुक्ति को लेकर सुनवाई होने वाली है, लिहाजा तकाजा ये कहता, मर्यादा ये कहती है कि इसकी नियुक्ति को तब तक के लिए टाल दिया जाए। लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और देर रात तक ज्ञानेश कुमार जी को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। साथ ही साथ अगले चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति हो गई। मिस्टर जोशी अब अगले चुनाव आयुक्त होंगे, यानी तीनों सदस्यों की भरपूर चुनाव आयोग में इस वक्त मौजूदगी है। राजीव कुमार जो 18 तारीख तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो रिटायर कर गए हैं और उनकी जगह ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं जो पहले चुनाव आयोग में थे। इस विवाद को किस नजर से देखा जाए? क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी एक आदि विद्रोही की तरीके से सरकार के हर काम का विरोध करते हुए दिखते हैं, या फिर सरकार के हट के तौर पर देखा जाए कि नेता विपक्ष कुछ भी कहता रहे, सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई कभी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार वही करेगी जो वह चाहती है। श्रवण गर्ग जी से आपसे मुखातिब हुए। श्रवण गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना आपका सर इस पे? देखिए, पूरी बहस जो चल रही है, मैंने कल सत्य हिंदी पर आपकी जो डिबेट थी वो भी सुनी पूरी, और दूसरी डिबेट्स भी जो चल रही हैं वो काफ़ी इस मामले में एक अलग किस्म से नज़रिया पेश कर रही है जी। पूरी बहस इस मुद्दे पर सीमित हो रही है, जैसे आपकी बहस में भी है, हाँ। कि ये नियुक्ति जो हुई वो संवैधानिक है कि नहीं है। एक विचार यह है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि संसद कानून बनाए, जी। और उन्होंने सुझाव दिया था कि उसमें जो 3 सदस्यीय कमेटी हो या जितनी भी हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी रखा जाए। ये उन्होंने एक सुझाव दिया था। कानून बन गया और उसमें ये प्रोविजन नहीं रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसमें होगा, पर यह प्रावधान भी नहीं रखा गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई आपत्ति नहीं दी कि एग्जीक्यूटिव से 2 लोग नहीं होंगे। ये तो ठीक है कि आपने ये तो तय कर दिया कि आप चीफ जस्टिस नहीं होगा, पर उसमें ये नहीं किया उन्होंने कि एग्जीक्यूटिव से का बहुमत नहीं होगा, जो उसमें एग्जीक्यूटिव का बहुमत नहीं होना चाहिए, यानी निष्पक्षता का प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुझाव में भी नहीं रखा। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी नहीं दिया कि भाई आप पार्लियामेंट जो भी कानून बनाए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं पड़ेगा, चीफ जस्टिस को रखना पड़ेगा। उन्होंने सब कुछ एग्जीक्यूटिव पर छोड़ दिया। अब तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता था? अगर सीजे नहीं होता तो ये जो तय करने का जो मुद्दा है वो भी एग्जीक्यूटिव पर डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब मान लीजिए कि किसी भी एक पार्टी को ब्रूट मेजोरिटी हो, 2/3 भी हो मान लीजिए, या 3
चौथाई हो, तो मतलब अभी ये बहस है कि भाई आपके पास 2/3 बहुमत नहीं था या 3/4 नहीं था, सिंपल मेजॉरिटी थी। मान लीजिए 2/3 हो और 3/4 हो, जैसा कि रहा है अतीत में हमारे यहाँ 1980 में इंदिरा गांधी जब जीत के आई थी तब रहा है, या 1984 के चुनाव में जिस तरह का मैंडेट राजीव गांधी को मिला था। तो क्या जो भी कानून पारित किया जाएगा पार्लियामेंट द्वारा, उसको आप संवैधानिक मान लेंगे क्या? जो बहस में जो मुद्दे आ रहे हैं उसमें एक तो ये है कि भाई आपके पास मतलब जो संविधान निर्माताओं की इच्छा रही होगी कि 2/3 हो या 3/4 हो, तो क्या आप उस स्थिति में मान लेंगे? आप पूरी संसद को बर्खास्त कर दें और आप कानून पास करवा लें, जैसे आपने एग्रीकल्चर कानून पास करवाए, तो उसमें फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का क्या मुद्दा रह जाता है? दूसरा मुद्दा ये कि जब पूरे मुद्दे पर 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट विचार करने वाली थी, बहस के मुद्दे हैं ये जो आपकी बहस में भी आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, तो फिर क्या हुकूमत 1 सप्ताह प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी? अब इसमें जो सरकारी जवाब है, जैसा आपने भी बताया अपनी डिबेट में, कि भाई इंतजार नहीं कर सकते, इतना महत्वपूर्ण पद है कि उसको खाली नहीं रखा जा सकता था। हालांकि कोई चुनाव नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई सुनामी नहीं आ रहा है। नागरिकों की तरफ से इसका जवाब यह है, जो सरकार के जवाब के खिलाफ है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एग्जीक्यूटिव को निर्देश नहीं दे सकता था कि आप वो नियुक्ति को या तो स्थगित करें, या उसको लगता है कि पद को खाली नहीं रख सकते तो कोई इंटरिम प्रोविजन कर ले या इंटरिम व्यवस्था कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक अलग तरीके से चल रही है एक मुद्दे पे, और सरकार एक अलग मुद्दे पर कर रही है। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के ठीक पहले देश के उपराष्ट्रपति भोपाल में कहते हैं कि न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। अब ये बताइए कि ये कोई संयोग है कि डिजाइन्ड है कि आप क्या इम्प्रेस करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को या पूरे के पूरे विपक्ष को? इसको आशुतोष जी, जो बहस चल रही है उससे अलग एक एंगल जो जिससे देखने की जरूरत है ये पूरे मुद्दे को, वो ये कि जो सरकार संविधान को बदलने के मुद्दे पर को इशू बनाकर 400 के पार जाना चाहती थी, उससे राहुल गांधी संवैधानिक होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, या हम भी कैसे कर सकते हैं? मतलब हम अपनी पूरी बहस में जो मुद्दे हैं वो ये कह रहे हैं सरकार ने ये नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया, या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, या कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन को एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं माना गया है, वो इलेक्शन को लेकर अलग मुद्दा है। मुद्दा इसमें यह है कि अगर इतने सालों तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्था चलाते रहे जिसको लेकर कभी शक नहीं हुआ कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, आप ऐसी हुकूमत जो देश में संविधान को ही उलटना चाहती है पूरी तरह से, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो 3 सदस्यीय समिति हो या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर करें तो भी क्या वो पालन करना चाहेगी? देखिए, इस चीज को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो पार्टी है, सत्तारूढ़ दल जो है, मजबूरी में संविधान को ढो रहा है।
मतलब, और ढोने का मतलब ये है कि भाई वो हर एक काम या ज्यादातर काम गैर संवैधानिक करके अपने अघोषित एजेंडे को इस तरह से पूरा कर रहा है कि संविधान को माथे पे लगा रहा है और संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। मतलब बेसिक प्रिमाइस जो इस सरकार का है वो ये कि हम सरकार संविधान को नहीं मानते, या जो पार्टी का है या संघ का है। अब हम उम्मीद बहुत सारी कर रहे हैं कि भाई ये आप संविधान और उसका ये क्लॉज और उसकी ये धारा और उसमें ये प्रोविजन, सरकार की नीयत अगर ईमानदार होती, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूँ, राहुल गांधी वाले मुद्दे पर जी, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करती कि राहुल गांधी टी शर्ट के बजाय एक बहुत ही शर्ट वगैरह पहन के और बहुत दाढ़ी वाड़ी ठीक करके और बहुत ही एक जिसको भाजपा की भाषा में कहें तो सभ्य नेता के तौर पर वो गुजराती समाज के समक्ष उपस्थित हुए थे। हमारे दो जो महापुरुष हैं जो 140 करोड़ के देश को चला रहे हैं, और मोदी शाह अगर चाहते तो इस मौके का फायदा उठाते कि यार राहुल गांधी अब सामने बैठा है, जरा बात करें इनसे, ये तो ठीक है, पूछें भाई तुम्हारे मन में क्या है, ये इतने नाम हमने शॉर्ट लिस्ट किए, तुम बताओ कि हम ये जिनको कुमार साहब जो हैं, एक कुमार गए और दूसरे कुमार को हम ले आए हैं, तो तुम बताओ क्या तुम्हारे मन में क्या है, क्या होना चाहिए, तुम्हारे मन में कोई नाम है क्या? और हम 22 तारीख तक क्यों नहीं डाल सकते? या राहुल गांधी ने कुछ कहा क्या? एक डिस्कशन अपोजिशन के साथ संवाद स्थापित करने की दिशा में एक पहल होती। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि भाई ये मीटिंग हो रही है, मेरे जाने का मतलब ही क्या है, वो दो लोग मिलकर तय करेंगे। फिर ये बहस चली कि राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो एक पक्ष था कि नहीं जाएंगे, मैंने उस समय कहा था जरूर जाएंगे और डिसेंट का नोट देके जाएंगे और लेके जाएंगे, लेके आएंगे। अब इसमें जो मुख्य मुद्दा है आशुतोष जी, वो समझना चाहिए हमको कि इस देश को, देश की हुकूमत को प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त चला रहे हैं। ये जो सरकार के जो प्राण हैं, जैसे पुराने कथाओं में एक राजा जब किसी को मारने जाता है तब कोई सलाह देता है ना कि भाई इसको मारने के प्राण तो वो फलानी जगह है, तुम गलत जगह जा रहे हो। या विभीषण ने जैसे राम को सलाह दी थी कि कहाँ बाण को चलाना चाहिए। ये जो मामला है, ये अगर हुकूमत की मर्जी का चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हो, जो बताया जा रहा है और जिसका जो हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं, वो ये कि मतलब एक कयास है कि हुकूमत की तो सिद्ध हुआ है कि भाई क्यों आपको हड़बड़ी है, क्यों कर रहे हो, क्यों विपक्ष की अनदेखी कर रहे हो, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की मजाक उड़ा रहे हो, क्यों टीएन सेशन की बात बार बार लोग ला रहे हैं। हालांकि टीएन सेशन भी बड़े डिक्टेटर थे, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत, पर वो कांग्रेस झेल गई डिक्टेटरों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये राहुल गांधी का मर्जी में का हो जाए, सहमति से बन जाए, तो इस सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मतलब करेगी क्या सरकार? क्या वो फिर सारे के सारे डाटा जो कथित तौर पर डिलीट हो गए या नहीं हुए वो उपलब्ध करा देगी, या महाराष्ट्र में 70 लाख कैसे
जुड़ गए या नहीं जुड़े वो उपलब्ध करा देगी। महत्वपूर्ण चुनाव हैं बिहार के, बंगाल के, यूपी के, और ये जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 2029 तक रहने वाले हैं। और अगर इस भी मतलब 2029 में चुनाव होते हैं तो भी इनके मार्गदर्शन में होंगे, और अगर इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो भी यही संपादित करेंगे। ये जो नए जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के लिए बहुत जरूरी है। ये मतलब राहुल गांधी से ज्यादा इस समय किसी की जरूरत है सरकार को तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और मजा ये है कि राजीव कुमार की जगह जो खाली हुई उस पर आपने बहस नहीं की, किसी कोई बहस नहीं कर रहा है। उसमें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है, एक सदस्य जो अपॉइंट हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है ना आशुतोष जी, ये संवैधानिक बहस से अलग है। मतलब ये सरकार को, अगर हमको ये लगता कि संविधान की जरूरत है तो उसको राहुल गांधी की भी जरूरत पड़ती है। जब सरकार को संविधान की जरूरत नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों की जरूरत नहीं है, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, तो फिर आप अगर राहुल गांधी कहें कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में मेरी बात सुनी जानी चाहिए, तो वो कहेंगे कि नहीं हम सुनना, अगर आपकी बात सुनेंगे तो फिर हम चुनाव कैसे जीतेंगे। बिल्कुल, हमको तो चुनाव जीतना है यार, राहुल गांधी का दिल थोड़ी जीतना है। जीतना है। तो ये जो मुद्दा है आशुतोष जी, ये आखिर पॉइंट ये है कि ये विपक्षी एकता के लिए जो भी हुआ बहुत जरूरी था, क्योंकि एक नाराज राहुल गांधी का मोदी शाह की बैठक से बाहर आना ज्यादा जरूरी था, बजाय वो विजेता की तरह बाहर आते कि अरे मैं अपनी बात मनवा के आया हूँ। तो इसलिए ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मतलब मैं इसको एक एकेडमिक बहस से अलग, मैं लोकतंत्र के लिए एक डिबेट जो लगातार चलेगी, अब देश में लोग बात करेंगे, 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या रोक सकता है क्या ये इस नियुक्ति को रिवर्स कर सकता है? वो कह सकता है कि नहीं हम नहीं मानते, नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कोई इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला नहीं है, ये एक अलग है। इसमें आरएसएस का बॉन्ड है ये, इसलिए इसको खारिज करना और ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है, शाह साहब के लिए भी बहुत जरूरी मुद्दा है। इसीलिए आपने देखा कि लॉ मिनिस्टर नहीं थे बैठक में, इसमें शाह साहब थे, होम मिनिस्टर थे। तो वो किसी को भी बना सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें क्या, उसमें वो कोई एग्जीक्यूटिव के पास अगर इतने पावर्स हैं तो जैसे आपकी बहस में ही निकला कि एक उन्होंने कहा कि भाई आप किसी को भी बनाइए, बाहर से बना दीजिए किसी, तो हुआ कि भाई आरएसएस के किसी आदमी को क्यों नहीं बना सकते। तो फिर आपने कहा कि जो आरएसएस का आदमी तो प्रचारक जो है वो तो प्रधानमंत्री है देश का। अगर आरएसएस का प्रचारक प्रधानमंत्री है देश का और आप मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर एक संवैधानिक आदमी को चाहते हैं और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है, तो आप बताइए संभव कैसे है ये चीज? मतलब ये तो आप कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं ना जी, कि आरएसएस का प्रतिनिधि वहां कमान में है, आरएसएस संविधान को नहीं मानती है, अपने मुख्यालय पर झंडा तक नहीं फहराया है वर्षों तक, जनगणमन नहीं गाया गया, तो आप कह रहे हैं भैया आप संविधान के हिसाब से चलो, तो वो कह रहे हैं नहीं हम तो आप अपना गाना गाते रहिए, आशुतोष जी के बहस में भाग लेते रहिए, हमको उससे कोई असर नहीं होता। तो आज की यही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.